हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑन यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए आज आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। एक नए चैप्टर की शुरुआत, जी हाँ, क्योंकि इसके पहले जो शोषण चैप्टर था वो बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। जो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देख रहे हैं उनको पूरे तरीके से अच्छे से मज़े आ रहा होगा और पूरा लेक्चर और पूरा चैप्टर समाप्त हो रहा होगा। और तो चलिए आज बिना देरी की वीडियो स्टार्ट किया जाए। आज जो जिस चैप्टर के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर नया चैप्टर के बारे में शुरुआत करने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है शरीर द्रव तथा परिसंचरण। चैप्टर का नाम क्या है? शरीर द्रव तथा परिसंचरण। शरीर द्रव तथा परिसंचरण इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी फ्लूइड एवं सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इसके परिचय के बारे में देखेंगे कि इस चैप्टर का परिचय क्या है, कैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है ना। पूरा चैप्टर का ओवरव्यू देंगे, ओके। उसके बाद जो जो आएगा, रक्त के बारे में पढ़ेंगे, लसिका के बारे में पढ़ेंगे, हृदय के बारे में पढ़ेंगे, पूरी क्रिया विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पढ़ते हैं। चलिए बिना देरी की वीडियो शुरू किया जाए। सबसे पहले है परिचय के बारे में। किसके बारे में? परिचय के बारे में। तो शरीर द्रव तथा परिसंचरण जो लिखा हुआ है, चैप्टर का जो नाम लिखा हुआ है, और ये आपका 18वां चैप्टर है। कौन सा चैप्टर? 18वां चैप्टर है। तो शरीर द्रव कहने का मतलब क्या? द्रव मतलब पानी, द्रव मतलब पानी, लिक्विड चीज़ या पानी चीज़ सीख रहे हैं। तो शरीर का द्रव, शरीर में जो भी द्रव पाया जाता है या पानी पाया जाता है, शरीर में लगभग 65% पानी ही होता है। क्या होता है? 65% पानी ही होता है। और शरीर में रक्त भी तो होता है, जी हाँ। रक्त प्लाज्मा भी जो होता है, जी हाँ। म्यूकस भी होता है, जी हाँ। लसिका भी होता है, जी हाँ। सीरम भी होता है, हाँ। तो जो भी शरीर में द्रव पाया जा रहा है, सारे शरीर के द्रव के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर पढ़ना है परिसंचरण। क्या पढ़ना है? परिसंचरण। परिसंचरण क्या होता है? एक क्रिया विधि द्वारा, एक मैकेनिज्म द्वारा किसी पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। किसी पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। परिवहन जानते हैं क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना परिवहन होता है। लेकिन एक क्रिया विधि के कारण, कोई ना कोई मैकेनिज्म के कारण क्या हुआ, कोई पदार्थ या शरीर का भोजन पदार्थ या कोई भी पदार्थ हो, एक स्थान से कहाँ जाता है, दूसरे स्थान जाता है, उसको बोलते हैं परिसंचरण। उसको क्या बोलते हैं? परिसंचरण। तो सबसे पहले धरती पर जब छोटा छोटा जीव आया था, एक कोशिकीय जीव आया, फिर द्विकोशिकीय जीव बना, फिर बहुकोशिकीय जीव बना। तो उसमें क्या हुआ, जब छोटा छोटा जीव था उसमें शरीर में द्रव तथा परिसंचरण के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता था। कोई विशेष अंग या कोई विशेष नली नहीं होता है। उसमें डायरेक्ट क्या होता है, शरीर के खाली स्थानों में खाद्य पदार्थ या द्रव को परिसंचरण किया जाता है। किसमें? छोटे छोटे जीवों में परिसंचरण कैसे करते हैं? शरीर के खाली स्थानों में, शरीर के खाली स्थानों में। लेकिन बात करें बड़े जीवों में, जैसे मानव, तो मानव में क्या होगा, रक्त परिसंचरण के लिए एक विशेष नली होगा। रक्त परिसंचरण के लिए एक विशेष नली होगा जिसे बोलेंगे रक्त नली। जिसे क्या बोलेंगे? रक्त नली। और उसी रक्त नली के अंदर रक्त बहता है। उसी रक्त नली के अंदर रक्त बहता है, सारा मटेरियल, सारा फ्लूइड बहता है, ठीक है ना, ओके। तो जब बड़ा जीव का बात आए तो उसमें रक्त नली होता है, उसके में रक्त और सीरम या प्लाज्मा, या और इसको क्या बोल सकते हैं, शरीर द्रव, ऊतक द्रव के द्वारा बहुत सारा चीज रक्त नली में बहते रहता है, ठीक है ना। लेकिन जब छोटा जीव की बात आएगा तो क्या उसमें रक्त नली होता है? नहीं होता है। तो उसमें कैसे खून बहता है? डायरेक्ट उसके शरीर के खाली स्थानों में बहता है। कैसे बहता है? डायरेक्ट उसके शरीर के खाली स्थानों में। जैसे बता दें एग्जाम्पल में, एक स्पंज होता है, सिलेंट्रेटा होता है। तो ये सब छोटा छोटा जीव है, छोटे वर्ग का जीव है, निम्न वर्ग का जीव है। तो इन जीवों में परिसंचरण शरीर के खाली स्थानों में होगा। और बड़ा जीव है, जैसे बाघ, शेर, लोमड़ी, चीता, आदमी, मानव, जो भी है सब कुछ, ठीक है ना, मानव, पुरुष, मेल फीमेल सब कुछ है, ठीक है ना, जो भी बड़ा जीव है। तो उसमें क्या होता है, रक्त परिसंचरण किसके द्वारा होता है? रक्त नली द्वारा होता है। किसके द्वारा? रक्त नली द्वारा। तो
इसी के बीच में पूरा इसी के अराउंड में चैप्टर घूमने वाला है। तो इसमें रक्त के बारे में पढ़ेंगे, फिर रक्त के प्रकार पढ़ेंगे, फिर हृदय पढ़ेंगे, हृदय की क्रियाविधि पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर क्या हो जाएगा, ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। ओके, तो चलिए बिना देरी के वीडियो तो स्टार्ट हो ही चुका है, पढ़ा ही रहेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रक्त के बारे में। किसके बारे में, रक्त के बारे में, कि आखिर ये रक्त क्या होता है। रक्त को इंग्लिश में बोलते हैं खून। रक्त को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, खून। खून खून खून, दिल वाले फिल्म याद है ना, जब अजय देवगन क्या करता है, किसी को मारते हुए देख लेता है तो वो खून 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 चिल्लाता है। तो खून तो होता ही है, खून आप जानते भी हैं। जब भी आपका हाथ वगैरह करता होगा, कहीं से छिला फट छिछा गया होगा, गिरे होंगे, फूट गया होगा सर, तो खून बहता है। क्या बहता है, खून बहता है। तो वही खून के बारे में पढ़ने वाले कि रक्त होता क्या है, खून होता क्या है, कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या मिला होता है, सारा कुछ इसके बारे में ब्रेन में सेट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। रक्त एक प्रकार के तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है, एक प्रकार के उत्तक, एक विशेष प्रकार के उत्तक है, उसको क्या बोलते हैं, तरल संयोजी उत्तक। कैसा उत्तक, तरल संयोजी उत्तक। और जब इसका पीएच मान देखा गया तो कितना आया, 7.4। कितना आया, 7.4, 7.4। और जब कोई मान में 7 होता है तो वो क्षारीय होता है, और 7 से कम होता है तो अम्लीय, और 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय। ये केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो ये 7 से ज़्यादा है, इसीलिए कैसा होगा, ये क्षारीय होगा। तो रक्त कैसा होता है, क्षारीय होता है। और रक्त क्या होता है, तरल संयोजी उत्तक। रक्त क्या होता है, तरल संयोजी उत्तक। रक्त कैसा होता है, क्षारीय। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। ठीक है, इतना बात ध्यान देना है। फिर आगे बताते हैं कि रक्त को 2 भागों में बांटा गया है। रक्त को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कौन कौन, एक रक्त में जो पानी वाला भाग था उसको अलग कर दिया, और एक रक्त में संगठित पदार्थ मतलब जो कोशिका वाला भाग था उसको अलग कर दिया। तो उसी प्रकार से रक्त को 2 भागों में बांटा गया है। एक है रक्त प्लाज्मा और दूसरा है रक्त कोशिका। एक है रक्त प्लाज्मा और दूसरा है रक्त कोशिका। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखे हैं, एक है रक्त प्लाज्मा और दूसरा क्या है, रक्त कोशिका। तो सबसे पहले रक्त प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद रक्त कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, रक्त प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा जो होता है रक्त का 55% भाग होता है। रक्त को 2 भाग में बांट दिए, रक्त प्लाज्मा और रक्त कोशिका। रक्त प्लाज्मा होगा 55% और रक्त कोशिका होगा 45%। तो रक्त प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत भाग होगा, 55%। ये होता क्या है, हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ। हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, और इसमें रक्त प्लाज्मा में 90 से 92% तो जल ही होता है। रक्त प्लाज्मा में क्या होता है, 90 से 92% जल होता है, 6 से 8% प्रोटीन होता है, 1% अन्य क्या होता है, आयन होता है। जैसे आयन में क्या बोलते हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोरीन आयन, इस प्रकार से बहुत सारा आयन पाया जाता है, ठीक है ना। तो 1% आयन होता है, 6 से 8% प्रोटीन होता है, और 90 से 92% पानी ही पानी होता है। ओके, तो रक्त प्लाज्मा में ये सब चीज़ देखने को मिलता है। और इसमें जो 6 से 8% प्रोटीन है, क्या है, रक्त प्लाज्मा में जो भी 6 से 8% प्रोटीन पाया जा रहा है उसको प्लाज्मा प्रोटीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन। तो इसमें यानी कि रक्त प्लाज्मा में 4 प्रकार के प्लाज्मा प्रोटीन देखने को मिलता है। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के प्लाज्मा प्रोटीन देखने को मिलता है। एक का नाम है एल्बुमिन, दूसरे का नाम है ग्लोबुलिन, तीसरे का नाम है प्रोथ्रोम्बिन, और चौथे का नाम है फाइब्रिनोजन। ठीक है ना, तो ये चारों यहाँ पे लिख दिए हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। फिर देखेंगे सबका काम, क्या देखेंगे, सबका काम। सबसे पहले एल्बुमिन प्रोटीन, ये कहाँ पाया जाता है, रक्त प्लाज्मा में। कहाँ पाया जाता है, रक्त प्लाज्मा में, क्योंकि ये रक्त प्लाज्मा का ही प्रोटीन है। किसका प्रोटीन है, रक्त प्लाज्मा का प्रोटीन है। रक्त प्लाज्मा में 6 से 8% प्रोटीन पाया जाता है, और वो भी 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। तो सबसे पहले है एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या करता है, शरीर में प्रसरणी संतुलन को बनाए रखता है। शरीर में प्रसरणी संतुलन को बनाए रखता है। इसका कहने का मतलब आयन का कमी हो जाता है, या कहीं पे आयन की बढ़ोतरी हो जाती है, तो जहाँ से ज़्यादा हो गया वहाँ से कम की ओर चला जाएगा, पूरा हो जाएगा। मतलब आयन का घटेगा कभी भी
नहीं, हमेशा संतुलन बनाए रखता है। जब भी आपको प्यास लगेगा तो इसी की वजह से हो पाएगा, एल्बुमिन की वजह से सारा कुछ ठीक हो जाता है, आयन एक्सचेंज होते रहता है इसकी वजह से। दूसरा है ग्लोबुलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ग्लोबुलिन प्रोटीन। ग्लोबुलिन प्रोटीन ये क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र प्रदान करता है। ये क्या प्रदान करता है? प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र मतलब इम्यून सिस्टम मजबूती जो प्रदान करता है, बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता जो होता है उसी को प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं। तो ये ग्लोबुलिन ऐसा प्रोटीन है जो प्रतिरक्षा तंत्र में मदद करता है। उसके बाद दो बच गए क्या? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। तो ये दोनों जो प्रोटीन है, ये दोनों जो प्लाज्मा प्रोटीन है, ये दोनों रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। ये दोनों किस में मदद करता है? रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। तो इस प्रकार से आपका रक्त प्लाज्मा हो गया समाप्त। तो रक्त को दो भाग में बांटे थे, रक्त प्लाज्मा और रक्त कोशिका। तो रक्त प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे? रक्त कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए रक्त कोशिका है, ठीक है। तो समझते भी जाना है और ये सब नोट भी करते जाना है। एक बार समझ लीजिए, दूसरी बार इसको क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। जब हम हटते हैं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो दूसरे बार में पढ़ रहे हैं रक्त कोशिका के बारे में। किसके बारे में? रक्त कोशिका के बारे में। तो जो पानी वाला भाग था उसको रक्त प्लाज्मा बोल दिए, और जो संगठित पदार्थ वाला भाग था उसको क्या बोल दिए? रक्त कोशिका बोल दिए, ठीक है, ओके। इसमें 3 कोशिका देखने को मिलता है। कितना कोशिका देखने को मिलता है? 3। कौन कौन? RBC, WBC और रक्त पट्टी कानू। कौन कौन देखने को मिलता है? RBC, WBC और रक्त पट्टी कानू, ठीक है। ये तीनों देखने को मिलता है। और फिर ये तीनों पढ़ेंगे तो क्या रक्त कोशिका खत्म हो जाएगा? जी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं RBC के बारे में। किसके बारे में? RBC के बारे में। तो ए में है RBC। ए में क्या है? RBC। तो ये सब तो आप बेसिक नॉलेज में क्लास 10th में पढ़े होंगे कि RBC का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। RBC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो R से होता है रेड, B से होता है ब्लड और C से होता है सेल या कार्बसल। तो रेड ब्लड सेल, RBC का फुल फॉर्म क्या होगा? रेड ब्लड सेल, या इसी को रेड ब्लड कार्पल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी में बोले तो लाल रक्त कोशिका या कणिका, लाल रक्त कोशिका या कणिका, ठीक है। अब इसी के बारे में बहुत सारे पॉइंट को देखने वाले हैं कि ये RBC बनता कहाँ है, RBC मरता कहाँ है, RBC का आयु कितना होता है, RBC का बनना क्या कहलाता है, हमारे शरीर में इसकी कितनी संख्या पाई जाती है, इसकी आकृति कैसी होती है, इसका काम क्या होता है, सारा कुछ देखने वाले हैं। तो देखिए इसके साथ साथ हम लिखते भी जाए, क्योंकि इस पोर्शन को खाली छोड़े, इसको हम भरेंगे अपने से, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है? एक टर्म है इरिथ्रोपोइसिस। सबसे पहले क्या टर्म है? इरिथ्रोपोइसिस। अच्छा एक और बात बता दें, RBC का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट। इसका दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। RBC का दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम, RBC का दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट, ठीक है। तो एक इसमें टर्म आता है इरिथ्रोपोइसिस। एक टर्म क्या आता है? इरिथ्रोपोइसिस। और इरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है RBC का बनना, RBC का बनना या निर्माण होना। RBC का बनना या निर्माण होना क्या कहलाता है? इरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। इरिथ्रोपोइसिस कहलाता है, बोलते जाइए। इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? RBC का बनना इरिथ्रोपोइसिस कहलाता है, ठीक है। फिर पूछेगा कि RBC का संख्या कितना होता है हमारे ब्लड में? तो ये संख्या होता है 50 लाख से 55 लाख। कितना होता है? 50 लाख से 55 लाख प्रति घन इस प्रकार से प्रति घन मिलीमीटर क्यूब होता है। प्रति घन क्यूब को ही प्रति घन बोलते हैं, ठीक है ना। क्यूब यहाँ पर, हाँ ठीक है, चलेगा चलेगा। प्रति घन मिलीमीटर, ठीक है। तो संख्या कितना होता है? 50 लाख से 55 लाख। 50 लाख से 55 लाख। अच्छा ऑब्जेक्टिव में एक और चकमा दे सकता है। चकमा क्या दे सकता है? यहाँ पर 50 लाख और 55 लाख ना दे करके क्या दे देगा? 5 मिलियन से 5.5 मिलियन। कितना दे देगा? 5 मिलियन से 5.5 मिलियन। तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो 5 मिलियन बराबर 50 लाख। तो वही तो लिखें, 5 मिलियन बराबर 50 लाख, ठीक है। तो हो सके मिलियन में ऑप्शन में रहे या हो सके लाख में ऑप्शन रहे,
तो दोनों देगा तो दोनों में आप अब बना लेंगे, ठीक है। तो आरबीसी का बनना इरेथ्रोपोइसिस, आरबीसी का बनना इरेथ्रोपोइसिस कहलाता है। आरबीसी का संख्या 50 लाख से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। इसका निर्माण स्थान कहाँ होता है, आरबीसी कहाँ बनता है, कौन बताएंगे, बताइए। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में। लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में। फिर अगला पॉइंट क्या है, आरबीसी का आकृति कैसा होता है, उभयावतल। इसका आकृति कैसा होता है, उभयावतल। अब ये उभयावतल क्या होता है, थोड़ा सा अवतल भी और थोड़ा सा उत्तल भी, थोड़ा सा अवतल भी और थोड़ा सा उत्तल भी, इसी को बोलते हैं उभयावतल। ये देखिए कुछ इस प्रकार से होता है। कुछ इस प्रकार से आरबीसी देखने को मिलता है, कुछ थोड़ा सा उत्तल और कुछ थोड़ा सा अवतल, इसीलिए उसको बोलते हैं उभयावतल। क्या बोलते हैं, उभयावतल। तो आरबीसी की आकृति उभयावतल होती है। आरबीसी का आयु पूछेगा तो 120 दिन। कितना दिन, 120 दिन। ओके, आरबीसी का आयु कितना होता है या जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। अच्छा, आरबीसी का कब्रिस्तान कहाँ होता है, प्लीहा। आरबीसी का कब्रिस्तान कहाँ होता है, प्लीहा। प्लीहा को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। क्या बोलते हैं, स्प्लीन। तो ये प्लीहा क्या होता है, जब आप पाचन तंत्र का फोटो देखे होंगे कभी बुक आर में, तो पेट के नीचे क्या होता है, थोड़ा सा एक पीला जैसा भाग बचा हुआ होता है, थोड़ा सा, वो नहीं दिखता, नहीं के बराबर दिखता है, तो उसको बोलते हैं प्लीहा। वो क्या होता है, प्लीहा होता है। और वहाँ क्या होता है, आरबीसी जाकर का वहाँ मौत हो जाता है। आरबीसी मरता है तो कहाँ चला जाता है, प्लीहा में चला जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान। प्लीहा को क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान। कब्रिस्तान क्या होता है, जो लोग मृत्यु होता है जिस लोग का, तो उस लोग को दफना दिया जाता है, उसी स्थान को तो क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान बोलते हैं। तो जब आरबीसी मरता है तो ये कहाँ चला जाता है, प्लीहा में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, प्लीहा में। इसलिए एक वर्ड यूज किया जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान। क्या वर्ड यूज किया जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान। फिर आगे देखिए कि आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी के पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो सोचिए, रक्त के पास हीमोग्लोबिन अगर जो पाया जा रहा है तो रक्त क्या होता है, लाल होता है। 10th में पढ़े हैं कि अगर रक्त में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति है, जिसके कारण क्या होता है, रक्त लाल होता है, खून लाल होता है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो रक्त लाल नहीं होगा, सीधी सी बात। और आरबीसी के कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी के कोशिका के में केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, ये ध्यान देना है। अच्छा, आगे क्या है, आरबीसी का कार्य। अगला पॉइंट क्या है, आरबीसी का कार्य। ये तो आप लोग ही बता सकते हैं कि आरबीसी का क्या कार्य है, क्योंकि पिछले चैप्टर में, श्वसन चैप्टर में हम बता चुके हैं कि आरबीसी का कार्य क्या क्या है, क्या क्या करता है। ये तो बता चुके हैं कि ये क्या करता है, 97% ऑक्सीजन का परिवहन और 20 से 25% CO2 का परिवहन करता है। क्या काम है आरबीसी का, 97% ऑक्सीजन का परिवहन और 20 से 25% CO2 का परिवहन करने में मदद करता है। कौन, आरबीसी। कौन करता है, आरबीसी। तो इस प्रकार से यहाँ तक देख लिए। अब आगे क्या देखेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में, और क्या देखेंगे, रक्त पट्टिकाणु के बारे में। तो रक्त क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। इसको उतारिए या स्क्रीनशॉट मारिए। अब पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। तो क्या हो जाएगा, रक्त कोशिका समाप्त हो जाएगा। तो रक्त प्लाज्मा भी समाप्त हो जाएगा और रक्त कोशिका भी समाप्त हो जाएगा। तो रक्त कोशिका में 3 कोशिका आता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। तो आरबीसी हमने अभी अभी कवर किया है और उसके बाद क्या कवर करेंगे, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं, डब्ल्यूबीसी क्या होता है। तो डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कोशिका। हिंदी में क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कोशिका या कनिका, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। इसका दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट, ठीक है। इसका संख्या कितना होता है, 6000 से 8000। कितना होता है, 6000 से
8,000, वही प्रति घन मिलीमीटर, प्रति घन मिलीमीटर। तो इसका संख्या कितना होता है, 6,000 से 8,000 प्रति घन मिलीमीटर होता है। ठीक है, आगे देखिए इसका निर्माण स्थान कहाँ होता है, इसका भी निर्माण वही होता है लाल अस्थि मज्जा। कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा। लाल रक्त भी यहीं बनता है, आरबीसी भी यहीं बनता है और डब्ल्यूबीसी भी यहीं पर बनता है, इसका निर्माण यहीं होता है। अच्छा, इसके पास क्या होता है, इसके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता और इसके पास केंद्रक होता है। हीमोग्लोबिन नहीं होता लेकिन इसके पास केंद्रक होता है। तो आरबीसी के बारे में क्या बताए थे कि कोशिका, उसके पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन, जिसके कारण खून क्या होता है, लाल होता है। तो इसके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए इसका रंग कैसा है, वाइट है, यानी कि श्वेत रक्त कोशिका है। ठीक है, अगर इसके पास हीमोग्लोबिन होता तो ये भी कैसा होता, लाल रंग का होता। इसके पास हीमोग्लोबिन नहीं है इसलिए कैसा है, ये श्वेत रक्त है। और इसके पास केंद्रक होता है लेकिन आरबीसी के पास केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, तो वही जो डब्ल्यूबीसी कोशिका होता है उसी की केंद्रक भी होता है, कोशिका होता है, केंद्रक होता है और उसके पास कनिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कनिका। तो कुछ डब्ल्यूबीसी के पास कनिका पाया जाता है, कुछ डब्ल्यूबीसी के पास कनिका नहीं पाया जाता है। तो कनिका की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर, कनिका की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर डब्ल्यूबीसी को दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में, दो भागों में। एक को बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट और दूसरे को बोलते हैं एग्रेनुलोसाइट। एक को बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट और दूसरे को क्या बोलते हैं, एग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट किसको बोलेंगे, वैसा डब्ल्यूबीसी जिसके पास क्या प्रेजेंट हो, कनिका पाया जाता हो। जिस डब्ल्यूबीसी के पास क्या पाया जाता हो, कनिका पाया जाता हो, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसाइट। और एग्रेनुलोसाइट क्या होता है, जिस डब्ल्यूबीसी के पास कनिका नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, एग्रेनुलोसाइट। ठीक है, तो ये जो ग्रेनुलोसाइट है इसमें 3 प्रकार के डब्ल्यूबीसी आता है। कितना प्रकार के, 3 प्रकार के। एक को बोलते हैं न्यूट्रोफिल, दूसरे को बोलते हैं इयोसिनोफिल और तीसरे को बोलते हैं बेसोफिल। तो ये 3 प्रकार के न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल इसमें आ जाएगा। किसमें, ग्रेनुलोसाइट में। और एक ग्रेनुलोसाइट में 2 को आ जाएगा, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो अब इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो न्यूट्रोफिल देख लीजिए कितना होता है, 60 से 65%। न्यूट्रोफिल कितना होता है, 60 से 65%। सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले डब्ल्यूबीसी पूछेगा, सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले डब्ल्यूबीसी का नाम बताए तो क्या बोलना है, न्यूट्रोफिल बोलना है। क्या बोलना है, न्यूट्रोफिल। सबसे अधिक संख्या में, ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक संख्या में पूछेगा तो क्या बोलना है, न्यूट्रोफिल बोलना है। अच्छा, ये जो न्यूट्रोफिल होता है कैसा कोशिका होता है, संक्रमण स्थान पर पहुंचने वाला प्रथम भक्षण कोशिका। संक्रमण स्थान पर पहुंचने वाला प्रथम भक्षण कोशिका, इसका मतलब शरीर में कहीं भी घाव वगैरह हो गया, संक्रमण हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल वहां पर पहुंचेगा। सबसे पहले कौन सा डब्ल्यूबीसी पहुंचेगा, न्यूट्रोफिल पहुंचेगा। अच्छा, इसको भक्षण कोशिका क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भक्षण कोशिका का मतलब ये होता है वह कोशिका जो बैक्टीरिया को मारकर खा जाए, जो बैक्टीरिया को मारकर खा जाए। तो जहाँ पर इन्फेक्शन है, घाव वगैरह है, वहाँ पर कुछ इन्फेक्शन है, संक्रमण फैला है, तो बैक्टीरिया तो होगा ही, इसीलिए वहाँ पर सबसे पहले कौन आता है, न्यूट्रोफिल आता है। इसका संख्या भी ज़्यादा है इसलिए सबसे पहले यही आता है। और ये कैसा कोशिका है, भक्षण कोशिका है। तो ये क्या करेगा, बैक्टीरिया को मार के खाएगा। इस प्रकार से वहाँ का संक्रमण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आगे देखिए, दूसरा है इयोसिनोफिल। दूसरा क्या है, इयोसिनोफिल। ये होता है 2 से 3%। कितना प्रतिशत, 2 से 3%। और ये परजीवी को मारने का काम करता है। इसका काम क्या है, परजीवी को मारना। किसको मारना, परजीवी को मारना। ठीक है, अगला देखिए बेसोफिल। ये लगभग 1% होता है और इसका काम मास्ट कोशिका की तरह होता है। किसकी तरह, मास्ट कोशिका की तरह। ये मास्ट कोशिका क्या होता है, ये 2-3 हार्मोन का स्रावन करता है। इसको किसी दूसरे चैप्टर में बताया जाएगा। ठीक है, तो ग्रेनुलोसाइट, जिस डब्ल्यूबीसी के पास कनिका पाया जाता है ग्रेनुलोसाइट, उसमें 3 कोशिका आता है, 3 डब्ल्यूबीसी आता है। क्या क्या आता है, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। तो ये याद कर लेना, सबका काम याद करने ला। ठीक है, उसके बाद आते हैं दूसरा, डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में बांटा, ग्रेनुलोसाइट और दूसरा एग्रेनुलोसाइट। तो दूसरा देखते हैं एग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट में क्या होगा, जिस डब्ल्यूबीसी के पास कनिका नहीं पाया जाता हो, जिस डब्ल्यूबीसी के पास कनिका नहीं पाया जाता हो, उसको एग्रेनुलोसाइट कहते हैं।
और इसमें 2 प्रकार के WBC आता है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के बता चुके हैं। एक मोनोसाइट आता है, दूसरा क्या आता है? लिम्फोसाइट आता है। मोनोसाइट कितना होता है? 6 से 8% और लिम्फोसाइट कितना होता है? 20 से 25%। और मोनोसाइट जो है सबसे बड़ा WBC है। कैसा है? सबसे बड़ा WBC। तो पूछेगा सबसे बड़ा WBC का नाम बताए, क्वेश्चन में पूछेगा कि सबसे बड़ा WBC का नाम बताए तो क्या बोलना है? मोनोसाइट बोलना है। अगर ये पूछ दे कि सबसे अधिक संख्या वाला WBC का नाम बताए तो न्यूट्रोफिल हो जाएगा। अगर बोल दे सबसे बड़ा WBC का नाम बताए तो मोनोसाइट हो जाएगा। दोनों में अंतर है, एक संख्या में अधिक है और एक साइज में बड़ा है। ठीक है, तो संख्या में अधिक पूछेगा, संख्या में अधिक पूछेगा WBC में तो क्या बोलना है? न्यूट्रोफिल। अगर साइज में बड़ा पूछेगा कि सबसे बड़ा मोनोसाइट, सबसे बड़ा WBC क्या है, तो क्या बोलना है? मोनोसाइट बोलना है। ठीक है, अच्छा ये भी क्या कैसा कोशिका है? भक्षण कोशिका। ये भी कैसा कोशिका है? भक्षण कोशिका। वही बैक्टीरिया को मारकर खाने वाला है। ठीक है, दूसरा होता है लिम्फोसाइट। दूसरा क्या होता है? लिम्फोसाइट। ये होता है 20 से 25%। कितना होता है? 20 से 25%। ये क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र में मदद करता है। किस में मदद करता है? प्रतिरक्षा प्रदान करता है, प्रतिरक्षा तंत्र प्रदान करता है। ठीक है, अब आगे देखिए WBC खत्म हो गया, जैसे RBC खत्म हो गया वैसे WBC भी खत्म हो गया। उसके बाद पढ़ना है रक्त पट्टिकाणु के बारे में। किसके बारे में? रक्त पट्टिकाणु के बारे में। तो रक्त पट्टिकाणु बताइए क्या होता है? रक्त पट्टिकाणु। रक्त पट्टिकाणु का सबसे पहले दूसरा नाम जानते हैं। क्या जानते हैं इसका दूसरा नाम? इसको बोलते हैं दूसरा नाम में थ्रोम्बोसाइट। इसको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो गलत लिखा गया, थ्रोम्बोसाइट। RBC का दूसरा नाम इरेथ्रोसाइट, WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट और ब्लड प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट। तो इस प्रकार से रिलेट करके याद रखना है तीनों के बारे में। अच्छा, इसका संख्या बताइए कितना होता है? 1.5 लाख से 3.5 लाख। कितना होता है? 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर, प्रति घन मिलीमीटर, इस प्रकार से। अच्छा, इसका निर्माण स्थान, इसका निर्माण स्थान भी वही होता है, लाल अस्थि मज्जा। कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा। तो सब जो भी RBC WBC ब्लड प्लेटलेट्स कहाँ निर्माण होगा इसका? लाल अस्थि मज्जा में होगा। अच्छा, सबका संख्या भी अलग अलग है। सबका संख्या क्या है? अलग अलग है। जैसे RBC का संख्या था 50 लाख से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर। WBC का संख्या है 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर। वही बात करें रक्त पट्टिकाणु की तो ये हो जाएगा 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रति घन किलोमीटर। तो सब संख्या में भी अलग अलग है, तो सबको अलग अलग याद करना है। ठीक है, आगे देखिए, ये जो रक्त पट्टिकाणु होता है इसके पास रक्त को थक्का बनाने के लिए एक रासायनिक पदार्थ होता है। रक्त पट्टिकाणु के पास रक्त को थक्का बनाने के लिए क्या होता है? कुछ रासायनिक पदार्थ होता है जिसके कारण रक्त जमता है या रक्त को जमने में ये मदद करता है। ठीक है, अच्छा एक और बात करते हैं। ये जो रक्त में पट्टिकाणु बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? पट्टिकाणु। तो इस पट्टिकाणु का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में एक कोशिका होता है, इस कोशिका बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट। इस कोशिका को क्या बोलते हैं? मेगा कैरियोसाइट। इस कोशिका का नाम क्या है? मेगा कैरियोसाइट कोशिका। ठीक है, यही क्या होता है? छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। कैसे? छोटे छोटे भागों में टूट जाता है और यही इसी को बोलते हैं कनिका। इसी को क्या बोलते हैं? पट्टिकाणु। इसी को क्या बोलते हैं? पट्टिकाणु। तो ये मेगा कैरियोसाइट कोशिका से ही रक्त पट्टिकाणु बनता है। जब मेगा कैरियोसाइट छोटे छोटे भागों में टूट जाता है तो उससे कौन सा कोशिका बनता है? रक्त पट्टिकाणु बनता है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि रक्त पट्टिकाणु का जो पट्टिकाणु होता है वो किस कोशिका से बनता है? तो क्या बोलना है? मेगा कैरियोसाइट कोशिका। कौन सा कोशिका? मेगा कैरियोसाइट कोशिका। तो इस प्रकार से आपका रक्त, रक्त प्लाज्मा और रक्त कोशिका सब खत्म हो गया। ठीक है ना। तो रक्त क्या था? रक्त एक प्रकार के तरल संयोजी उत्तक है। इसका pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? क्षारीय होता है। फिर रक्त को 2 भागों में बांटा गया था, रक्त प्लाज्मा और रक्त कोशिका। तो रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत? 55%। रक्त कोशिका कितना प्रतिशत? 45%। फिर रक्त प्लाज्मा में देखिए बहुत सारा प्लाज्मा प्रोटीन भी होता है। तो बताइए कौन कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन होता है? एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है और फाइब्रिनोजन होता है। एल्बुमिन का काम क्या होता है? प्रासरणी संतुलन। ग्लोबुलिन का काम क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र। और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का काम क्या होता है? रक्त को जमाने में मदद करता है। ठीक है,
और उसमें बहुत सारा आयन था, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोरीन आयन, इस प्रकार से उसमें बहुत सारा आयन भी देखने को मिलता है। तो जो रक्त में पानी वाला भाग था उसको प्लाज्मा बोलते हैं। उसमें 90 से 92% क्या होता है, जल ही होता है। 6 से 8% उसमें प्रोटीन होता है। 1 से 2% उसमें आयन होता है या सोल्यूट्स होता है, ठीक है ना, इस प्रकार से। फिर बोले थे रक्त कोशिका के बारे में, किसके बारे में, कोशिका के बारे में। तो इसमें 3 कोशिका आता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का दूसरा नाम बताइए, इरेथ्रोसाइट। आरबीसी का संख्या बताइए, 50 लाख से 55 लाख। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में। आरबीसी का बनना क्या कहलाता है, इरेथ्रोसाइट। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, प्लीहा। याद है कि भूल गए, याद है ना। और क्या था, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा, ये तो बता दिए। आरबीसी का औसत आयु बताइए 120 दिन। बाकी इस सब का आयु नहीं जानना है। फिर आ जाइए डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो उसमें आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए रक्त कैसा दिखता है, लाल दिखता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए कैसा दिखता है, श्वेत दिखता है। आरबीसी के पास केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन डब्ल्यूबीसी के पास केंद्रक पाया जाता है। इस प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग का बनने वाला है, सोल्व होने वाला है। डब्ल्यूबीसी को 2 भाग में बांटा गया, किसके आधार पर, कनिका के पाए जाने या उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर। अगर कनिका पाया जाएगा तो ग्रेनुलोसाइट, अगर कनिका नहीं पाया जाएगा तो एग्रेनुलोसाइट। तो पाया जाएगा तो उस प्रकार से 3 कोशिका, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। न्यूट्रोफिल सबसे अधिक संख्या वाला कोशिका है, ये भक्षण कोशिका है, संक्रमण स्थान पर पहुंचने वाला कोशिका है, ठीक है। इसका प्रतिशत भी याद करना है, 60 से 65%। फिर है इओसिनोफिल, ये 2 से 3% होता है और इसका काम क्या है, परजीवी को मारने का काम करता है। फिर है बेसोफिल, ये होता है 1%, इसका काम क्या होता है, मास्ट कोशिका की तरह ये काम करता है। उसके बाद क्या है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट क्या है, 6 से 8% होता है मोनोसाइट, और ये सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी है। कैसा है, सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी है। फिर बता दें लिम्फोसाइट, ये भी कैसा है, भक्षण कोशिका। ये लिम्फोसाइट 20 से 25% होता है और ये प्रतिरक्षा तंत्र में मदद करता है। रक्त पट्टिकाणु, इसका भी दूसरा नाम बताइए, इसका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट। इसका संख्या बताइए, 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रति घन किलोमीटर। निर्माण स्थान वही लाल अस्थि मज्जा में। और इसके पास क्या होता है, रक्त को जमाने वाला एक रासायनिक पदार्थ होता है, ठीक है। और ये किस कोशिका से बनता है, इसका पट्टिकाणु मेगाकैरियोसाइट से। किससे बनता है, मेगाकैरियोसाइट से। तो इस प्रकार से आपका रक्त पूरा हो जाता है समाप्त, ठीक है ना। तो आगे पढ़ेंगे लासिका के बारे में, फिर पढ़ेंगे हृदय के बारे में, और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।